हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के आईपीओ की रिव्यू करने वाला हूं। एंड एट द सेम टाइम अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है एंड मेरा क्या डिसीजन है इस आईपीओ को लेकर। वो सब कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड सबसे पहले थोड़ी मार्केट्स की बात कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट्स की बात करने के लिए। मार्केट्स एज यूजुअल अभी रोज ही गिरे जा रहा है। बट कहीं ना कहीं अभी मार्केट्स का हाल देख के मुझे एक कहानी याद आती है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। इनफैक्ट आप सबने भी पढ़ी होगी कि खरगोश और कछुए की। तो खरगोश और कछुए की कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ जो खरगोश है वो कहीं ना कहीं मार्केट या निफ्टी फिफ्टी है, और जो कछुआ है वो कहीं ना कहीं अर्निंग्स है। तो क्या हो रहा है कि कछुआ और खरगोश ने अपनी जो जर्नी है वो तो साथ में स्टार्ट की, बट कहीं ना कहीं खरगोश की जो फितरत है वो एक बार में जल्दी आगे भाग गया। बट कहीं ना कहीं रास्ते में लोग मिले तो उसको बोले, यार अपने दोस्त को कहाँ छोड़ा है, ये तो गलत बात है, साथ में जब स्टार्ट किया था तो साथ में रहना चाहिए था ना। तो फिर खरगोश भी धीरे धीरे फिर भी आगे बढ़ता रहा। बट एक एक समय के बाद उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अकेले कितने कितने टाइम तक ट्रैवल करेगा। तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक गया एक बार। एंड वेट करने लगा कि मेरा दोस्त कछुआ कहाँ रह गया। एंड कछुआ एज यूजुअल अपनी जो स्लो एंड स्टडी चाल है उससे धीरे धीरे चलता रहा, कंसिस्टेंटली चलता रहा। बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली खरगोश काफ़ी आगे पहुंच गया, तो अभी कछुए को टाइम लगेगा उसके साथ खरगोश तक पहुंचने में। एट द सेम टाइम जो कछुआ चले जा रहा है, बट उसको रास्ते में पहले रशिया यूक्रेन वॉर मिल गई, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और कम हो गई। ये समझ लिए कि रास्ते में गड्ढा मिल गया। एंड उसके बाद फिर एक ब्लॉकेज मिल गई जिससे इन्फ्लेशन बोलते हैं या कमोडिटी इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन होने लगी। और उसके बाद फिर सेंट्रल बैंक, चाहे वो यूएस का फेड हो या अपना इंडिया का रिजर्व बैंक हो, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होने लगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वहाँ और ज़्यादा जाम मिल गया। तो कछुआ अभी धीरे धीरे आ रहा है। कहीं ना कहीं आप ज़्यादा दूर नहीं है, बट कहीं ना कहीं अपने जब भी कोई भी जर्नी ट्रैवल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि जब स्कूल कॉलेज में था तो कांवड़ लेकर जाता था भोले बाबा के पास। तो लास्ट की जो जर्नी होती थी उसमें जो वॉक करते थे, सब यही बोलते थे बस आने वाला है, बस आने वाला है। बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वही पार्ट होता था। एंड तो वही है अभी जो ये मुझे जो लगता है अभी मार्केट्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट चल रहा है। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि बॉटम ऑलमोस्ट हो गया है, और नहीं गिरना चाहिए और नहीं गिरना चाहिए, बट गिर रहा है। बट अल्टीमेटली जैसे भोले बाबा के दर्शन होते हैं अगर आप लगन से चलते रहते हैं, तो वैसे ही कि जो बोलते हैं आप थोड़ा सा वेट करिए, स्टॉक मार्केट में बने रहिए। जितनी स्पीड से आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं या लॉस बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से आपके लॉस कम भी होंगे एंड प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है, बट इसीलिए बोलते हैं सर्वाइवल इज द की। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड का जो आईपीओ है वो कहीं ना कहीं बहुत छोटे साइज का आईपीओ है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की फोकस नहीं है इस पे। बट मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था ये। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड बेसिकली मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स है। एंड ये ऐसा सेक्टर है, अभी स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़े जा रही है। एंड इसके परफॉर्मेंस में लास्ट 2-3 ईयर्स के परफॉर्मेंस में ये देखने को भी मिलेगा। तो इसलिए ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो चलिए कवर करते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भुज में है, धनेती कच्छ गुजरात में। एंड अभी इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी अराउंड 10,800 मेट्रिक टन है पर एनम की। बट इस आईपीओ के थ्रू एंड कंपनी का प्लान है कि जो एक्सपेंशन करने का उसमें 24,000 मेट्रिक टन पर एनम का प्लान है। तो कहीं ना कहीं स्कोप तो लग रही है, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड कंपनी अराउंड 18 to 20 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग ब्राज़ील, यूके, इसराइल एंड यूरोपियन यूनियन में भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ एक्सपोर्ट करती है। उसके बाद जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली कैपेसिटी एक्सपेंशन जिसकी मैं बात कर रहा था उसके तरफ जाएगा पैसा। और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उस पर कंपनी फोकस कर रही है स्पेसिफिकली। अभी जो कंपनी होलो पाइप्स है वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, थर्ड पार्टीज से लेती है। तो उससे इसके मार्जिन पे फर्क पड़ता है। बट अगर कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट करके होलो पाइप्स खुद मैन्युफैक्चर करने लगेगी तो कहीं ना कहीं कॉस्ट सेव होगा एंड उससे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये आईपीओ में ये ऑफर फॉर सेल नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि जो इसके प्रमोटर्स एंड फाउंडर्स हैं वो अपना जो स्टेक है वो नहीं बेच रहे हैं। ये फ्रेश इशू है। तो फ्रेश इशू का मतलब ये है कि जो पैसा पूरा आएगा वो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज होगा, ना कि प्रमोटर्स के पर्सनल अकाउंट में जाएगा।
एंड ऑब्वियसली रिजर्व पोर्शन में क्वालिफाइड QIBs के लिए 50% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 15% है, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35%। एंड ये जो आई इशू पीरियड है ये 11th से 13th यानी 3 दिन के लिए खुल रहा है। इसका जो पोस्ट इशू साइज है वो अराउंड 50,74,000 शेयर्स के आसपास का इशू साइज है। उसके बाद जो प्राइस बैंड है इसका 310 टू 326 है। इसके जो लीड मैनेजर है, बुक रनिंग लीड मैनेजर, वो SMC कैपिटल्स है, बट कहीं ना कहीं लास्ट 3 ईयर से इसने ऐसा शायद कोई IPO लाया नहीं है, तो ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते इसके लीड मैनेजर के बारे में। रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज हैं, एंड स्पॉन्सर बैंक्स एक्सिस बैंक, ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक है। तो ये की डेट्स हैं। ओब्वियसली ओपनिंग डेट है May 11, क्लोजिंग डेट है May 13, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 19th, रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे 20th से, एंड शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में अगर आपको अलॉट होंगे तो 23 मई तक अलॉट हो जाएंगे, एंड IPO लिस्टिंग डेट 24 मई की है। उसके बाद एक लॉट का इशू साइज है 46 शेयर्स का, तो एक रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली 2 लाख के बिलो अप्लाई करना पड़ता है, तो यानी 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकता है रिटेल इन्वेस्टर। एंड बट कहीं ना कहीं काफ़ी छोटा IPO है, तो मुझे लगता है ओवर सब्सक्राइब होने का पूरा चांस है रिटेल कोटा में भी, इस मार्केट कंडीशंस में भी। तो कहीं ना कहीं एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का मुझे फ़ायदा नहीं लगता, तो रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो एक लॉट से ज़्यादा आपको वैसा भी अलॉट होने का चांस कम है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होगा। प्री इशू जो शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स की वो 64.27% है, पोस्ट इशू 48.2% हो जाएगी। इसकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल अक्रेडिटेशंस हैं, जिसमें बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह अप्रूव करवाने होते हैं एक्सपोर्ट से पहले। स्पेशलाइज प्रोडक्शन है, मल्टीफोल्ड डिमांड है, जो डिमांड है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस कि कस्टमर्स एक जगह से पे कंसंट्रेटेड नहीं है, तो ज़्यादा कस्टमर्स होने से रिस्क कम हो जाता है, एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीम है। जो इसका फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आज जैसा आप देख सकते हैं एसेट्स रैपिडली ग्रो हो रही है, अराउंड 79 करोड़ से 107 करोड़, उसके बाद 137.5 करोड़, एंड अभी 31 दिसंबर 21 में 246 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यूज़ भी कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, 120 करोड़ से 179 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, 312 करोड़ यानी 2021 में, एंड 9 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर उसमें 278 करोड़ की सेल्स की है। एंड प्रॉफिट आप देख सकते हैं जितना लास्ट यानी 2021 में 23.6 करोड़ जो पूरे साल में अर्न किया था, वो कंपनी ने ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में ही अचीव कर लिया है। तो अभी जो 3 मंथ्स का होगा ये कहीं ना कहीं बोनस या आप ये समझ लीजिए एडिशनल होगा, तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी दिख रही है। तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास अगर लेके चलते हैं तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, एट द सेम टाइम रेवेन्यूज़ बढ़ रही है। बट कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एंड स्टील वगैरह के पाइप्स बढ़ रहे हैं, पाइप के दाम बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि कंपनी की जो इन्वेंट्री थी उस पर हायर मार्जिन्स कंपनी को मिल रहे होंगे, तो ये भी एक फैक्टर है जो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद जो इसके पियर्स हैं वो कहीं ना कहीं लिस्टेड पियर्स में जिंदल सो एंड रत्नामणि मेटल्स हैं। उनका जो PE रेशियो है, कंपनी जो अपना वैल्यूएशन ला रही है वो अराउंड 22 PE बन रहा है, बट जिंदल सौ का अराउंड 6 के आसपास है, एंड रत्नामणि का अराउंड 33 के आसपास है। मैं ये बोलूँगा वैल्यूएशन ऑलमोस्ट फेयर है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वैल्यूएशन नहीं छोड़ी है, बट स्टिल थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन का स्कोप है, क्योंकि 22 का PE उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, उतना ज़्यादा हाई भी नहीं है। तो अभी जो GMP चल रहा है इसका अराउंड 10% चल रहा है, बट ऑब्वियसली करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए इसका जो इशू साइज है वो अराउंड 165 करोड़ का ही है, तो बहुत छोटा IPO है। इसीलिए इसको टी ग्रुप में भी लाया जा रहा है, जिसमें क्या कुछ लिमिट्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सेबी की तरफ से, जिससे मैनिपुलेशन एंड ऑपरेटर्स ज़्यादा कुछ इसमें मैनिपुलेट करके स्पेकुलेशन करके स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे ना कर पाए इस वजह से। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, क्योंकि 10 इस मार्केट कंडीशंस में 10 to 15% मैक्सिमम GMP लग रहा है, उससे ज़्यादा बनना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं लिस्टिंग डिस्काउंट पे भी हो सकती है। तो अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं ईजिली। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो जो भी आप सेकेंड डे के एंड तक या थर्ड डे बेसिकली May 13 के सुबह तक आप BSE वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि क्या डिमांड है इस IPO की,
एंड उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। मैं आपको मेरा जो पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको मई 12 को एक शॉर्ट वीडियो बना के, शॉर्ट्स बना के अपना एक वीडियो में बता दूंगा कि मेरा क्या डिसीजन है, और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता दूंगा कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो अभी एज ऑफ नाउ मैं 50-50 हूँ। लेट्स सी, डिमांड कंडीशंस को देखते हुए मैं डिसाइड करूंगा, बट चांसेस तो लग रहे हैं ओवर सब्सक्राइब होगा एंड जीएमपी मिलना चाहिए, बट करंट मार्केट कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं, जिसकी वजह से रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसी बात पे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चलिए इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड लास्ट में ऑब्वियसली डिस्क्लेमर कि ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था। आप लोग प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें या अपनी एनालिसिस खुद करें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। हाँ, थैंक यू सो मच।